हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी इसे डिस्कस किया है। To ensure timely settlement of claim under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Directorate General of Civil Aviation has approved the proposal of the Department of Agriculture for flying drone over 100 district growing rice and wheat. इंश्योर करने के लिए टाइमली सेटलमेंट को जो क्लेम है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, कि वो फ्लाई कर सकते हैं ड्रोन को ओवर 100 डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रो कर रहा है राइस और वेट को। दिस इज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड लार्जेस्ट पायलट स्टडी इन द कंट्री सो फार कंडक्टेड फॉर क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन। और ये पहला रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड लार्जेस्ट पायलट स्टडी है इस कंट्री में अभी तक का, जो कि कंडक्ट किया जाएगा क्रॉप के यील्ड को एस्टिमेट करने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस वॉज लॉन्च इन 2016, तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। तो कब लॉन्च किया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मर्ज स्कीम इंक्लूड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें जो मर्ज किया गया स्कीम है वो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इट एम्स टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑन फार्मर एंड इंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्रॉप एश्योरेंस क्लेम फॉर द फुल इंश्योरेंस टर्म। इसका मकसद है रिड्यूस करना जो प्रीमियम बर्डन है फार्मर्स के ऊपर से, उसको कम करना और इंश्योर करना कि अर्ली सेटलमेंट हो क्रॉप के इंश्योरेंस क्लेम का फुल इंश्योरेंस सम तक। कवरेज क्या है, तो द स्कीम कवर ऑल फूड एंड ऑयलसीड क्रॉप विद annual commercial horticulture crops for which past yield data is available and for which requisite number of crop cutting experiment are being conducted under general crop estimation survey। ये जो स्कीम है ये कवर करता है सारे फूड और ऑयलसीड क्रॉप्स को और एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी, जिसका कि पास्ट यील्ड डाटा अवेलेबल है और जिसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है अंडर जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो हम शिफ्ट किए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 की तरफ, उसको हम समझेंगे कंप्लीटली वॉलेंट्री। ये जो है कंप्लीटली वॉलेंट्री है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक एनरोलमेंट 100% वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर फ्रॉम 2020 खरीफ। ये डिसाइड किया गया कि अब जो एनरोलमेंट है वो 100% वॉलेंट्री कर दिया गया सारे फार्मर्स के लिए 2020 के खरीफ सीजन से। मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट, अब और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट को दिया गया है। The government has given the flexibility to state UT to implement Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and give them the option to select any number of additional risk cover features like preventing sowing, localized calamity, mid-season adversity, post-harvest loss। अब जो गवर्नमेंट है उसने फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, कि वो अब उनके पास ऑप्शन है कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क कवर फीचर्स को भी, जैसे कि प्रिवेंटेड सोइंग हो गया, लोकलाइज कैलेमिटी, मिड सीजन एडवर्सिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब इसको भी आप उसमें कवर कर सकते हैं। लिमिट टू सेंट्रल सब्सिडी, लिमिट किया गया है सेंट्रल सब्सिडी को। द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू कैप द सेंट्रल प्रीमियम सब्सिडी अंडर दिस स्कीम फॉर प्रीमियम रेट अप टू 30% फॉर अनइरिगेटेड एरियाज क्रॉप एंड 25% फॉर इरिगेटेड एरियाज क्रॉप। कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो अब लिमिट लगाएंगे जो सेंटर के प्रीमियम सब्सिडी है इस स्कीम के अंतर्गत। प्रीमियम रेट अप टू 30% तक मिलेगा अनइरिगेटेड एरिया या क्रॉप्स के लिए और 25% इरिगेटेड एरिया और क्रॉप्स के लिए होगा। पेनलाइजिंग दी पेंडेंसी, पेनलाइज करने की बात की जा रही है अगर पेंडेंसी होता है तो। इन द रिवैम्प पीएमएफबीवाई अ प्रोविजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड वेयर इन इफ स्टेट डज नॉट रिलीज देयर शेयर बिफोर March 31 फॉर द खरीफ सीजन एंड September 30 फॉर राबी, दे वुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम इन सब्सिक्वेंट सीजन। और जो रिवैम्प प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया कि अगर स्टेट नहीं रिलीज करता है शेयर बिफोर March 31 के पहले खरीफ सीजन का और September 30 राबी सीजन के लिए, तो उनको नहीं अलाउ किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिक्वेंट सीजन पे। इन्वेस्टिंग इन आईसीई एक्टिविटीज, इन्वेस्ट करने की बात की गई है आईसीई एक्टिविटीज में। इंश्योरेंस कंपनी हैव टू नाउ स्पेंड 0.5% ऑफ टोटल प्रीमियम कलेक्टेड ऑन इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी। जो इंश्योरेंस कंपनी है अब उनको क्या स्पेंड करना होगा 0.5% टोटल प्रीमियम का, जो कि वो कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन पे, एजुकेशन पे और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के ऊपर। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले जो कैप था प्रीमियम रेट रिजल्ट करता था लो 10 का, लेकिन न्यू क्या हुआ तो जो कैप को रिमूव कर दिया गया है, फार्मर जो है वो अब क्लेम कर सकते हैं, फुल सम इंश्योर होगा बिना कोई रिडक्शन के। टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा इंसेंसिवली। इसका फीचर्स क्या है तो 2% प्रीमियम होगा खरीफ के लिए, 1.5% राबी क्रॉप के लिए, एक क्रॉप एक रेट, 5% प्रीमियम होगा एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए। कोई अपर लिमिट नहीं होगा गवर्नमेंट के सब्सिडी पे, जबकि बैलेंस प्रीमियम जो है 90% का वो बॉन्ड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसैक। तो हम जानेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन स्मॉल इन्वेस्टर डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल इन्वेस्टर को डायरेक्ट एक्सेस दे दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। नाउ रिटेल इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली ओपन देयर गिल्ट अकाउंट विद आरबीआई एंड ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली खोल सकते हैं अपना गिल्ट अकाउंट को आरबीआई के पास और ट्रेड कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। जरूरत क्यों पड़ा? द जीसैक मार्केट इज डोमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज बैंक, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी। दिस इंटाइटेड ट्रेड इन लॉट साइज ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। जो जीसैक मार्केट है उसमें ज्यादातर डोमिनेशन जो था वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का था, जैसे कि बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। ये जो इंटाइटीज है वो ट्रेड करते थे लॉट साइज में 5 करोड़ व उससे ज्यादा का। सो देयर इज नो लिक्विडिटी इन द सेकेंडरी मार्केट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर हु वुड want to trade in smaller lot size. In other words, there is no easy way for them to exit their investment. इसीलिए कोई भी लिक्विडिटी नहीं बचता था सेकेंडरी मार्केट के लिए स्मॉल इन्वेस्टर के जो चाहते थे ट्रेड करना स्मॉलर लॉट साइज में। दूसरे शब्दों में आसान नहीं था उनके लिए कि वो एग्जिट कर पाए इन्वेस्टमेंट से। दस करेंटली डायरेक्ट जीसैक ट्रेडिंग इज नॉट पॉपुलर अमॉन्ग रिटेल इन्वेस्टर। और अभी क्या है, जो डायरेक्ट जीसैक ट्रेडिंग है वो अभी पॉपुलर नहीं है उतना रिटेल इन्वेस्टर के बीच में। GSEC, a government security is a tradable instrument issued by central government और स्टेट गवर्नमेंट। GSEC जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है वो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इश्यू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसका की फीचर्स क्या है? इट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट डेप्ट ऑब्लिगेशन। ये एक्नॉलेज करता है गवर्नमेंट के डेप्ट ऑब्लिगेशन को। सच सिक्योरिटी कैन बी बॉट शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर। जो ये सिक्योरिटी होते हैं वो दोनों हो सकता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल हो गया जिसमें ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होता है, और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी होता है जिसका जो ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 ईयर या उससे ज्यादा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू बोथ ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो इश्यू करता है दोनों ही ट्रेजरी बिल, बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी को। स्टेट गवर्नमेंट इश्यू ओनली बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी विच आर कॉल्ड द स्टेट डेवलपमेंट लोन। जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी ही इश्यू कर सकता है जिसको कि स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल नहीं इश्यू कर सकता है। सिंस दे आर इश्यू बाय द गवर्नमेंट दे कैरी नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। ये इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी कारण कोई रिस्क नहीं होता है डिफॉल्ट का इसके ऊपर, इसी कारण इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। FPI are allowed to participate in the GSEC market within the quantitative limit prescribed from time to time। और जो FPI है उनको अलो किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं GSEC मार्केट में क्वांटिटेटिव लिमिट जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है समय समय पे। GSEC प्राइस फ्लक्चुएट शार्पली इन द सेकेंडरी मार्केट फैक्टर अफेक्टिंग देयर प्राइसेस। जो GSEC प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट करता है बहुत ज्यादा सेकेंडरी मार्केट में। क्या रीजन है जो कि अफेक्ट करता है इसके प्राइसेस को? तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, डिमांड और सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी के कारण अफेक्ट पड़ता है। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। जो बदलाव आता है इंटरेस्ट रेट में इकोनॉमी के व अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के जैसे कि लिक्विडिटी या इन्फ्लेशन। डेवलपमेंट इन अदर मार्केट लाइक मनी, फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट एंड कैपिटल मार्केट। जो डेवलपमेंट होता है अदर मार्केट का जैसे कि मनी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, क्रेडिट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया। डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट स्पेसिफिकली विथ यूएस ट्रेजरी। जो डेवलपमेंट होता है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट पे स्पेसिफिकली यूएस ट्रेजरी का, इसका भी इंपैक्ट पड़ता है। पॉलिसी एक्शन बाय आरबीआई लाइक चेंजेस इन रिपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो पॉलिसी एक्शन लिया जाता है आरबीआई के द्वारा जैसे कि अगर बदलाव आ जाए रिपो रेट में, चेंज कर दिया जाए रिजर्व रेशियो को, ओपन मार्केट ऑपरेशन को, तो उसका भी इंपैक्ट इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिवार पहचान पत्र स्कीम। तो हम जानेंगे परिवार पहचान पत्र स्कीम के बारे में। इट इज हरियाणा यूनिक आइडेंटिटी कार्ड स्कीम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस स्टेट का, तो हरियाणा का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड स्कीम है। एनी फैमिली विद ए हरियाणा रेसिडेंशियल एड्रेस कैन एनरोल फॉर दिस स्कीम। कोई भी फैमिली जिसके पास हरियाणा का रेसिडेंशियल एड्रेस है वो एनरोल कर सकता है इस स्कीम के लिए। द फैमिली आईडी और परिवार पहचान पत्र एंड 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आईडी इज प्रोवाइडेड टू दोज हु आर रेसिडेंट ऑफ हरियाणा। जो फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र है जो कि 8 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगा, ये प्रोवाइड किया जाएगा जो रेसिडेंट होंगे हरियाणा के उनको। रजिस्ट्रेशन आईडी इज प्रोवाइडेड टू दोज हु लिव इन हरियाणा बट हैव नॉट कंप्लीटेड रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट। एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड किया जाएगा जो रह रहे हरियाणा पे लेकिन नहीं कंप्लीट किया अपने रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट को। एज ऑफ नाउ ओवर 110 सर्विसेज इन स्कीम बीइंग डिलीवर्ड टू सिटीजन वाया सरल प्लेटफॉर्म हैव बीन लिंक्ड टू द पीपीपी स्कीम। और अभी तक 110 सर्विसेज और स्कीम जो कि पहले डिलीवर किया जा रहा था सिटीजन को सरल प्लेटफॉर्म की मदद से, उसको लिंक कर दिया गया है परिवार पहचान पत्र स्कीम में।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेनमार्क टू क्रिएट वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। तो डेनमार्क क्रिएट करने जा रहा है वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड नॉर्थ सी पे। तो कौन सा कंट्री क्रिएट करने जा रहा है? डेनमार्क। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेनमार्क हैड अप्रूव्ड अ प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। डेनमार्क ने अप्रूव कर दिया है प्लान को कि वो बिल्ड करेगा वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड को नॉर्थ सी पे। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। द आर्टिफिशियल आइलैंड इन इस इनिशियल फेज विल बी द साइज ऑफ 18 फुटबॉल फील्ड। जो आर्टिफिशियल आइलैंड होगा इनिशियल फेज में उसका साइज 18 फुटबॉल फील्ड के जितना होगा। इट विल बी लिंक टू 100 ऑफशोर विंड टर्बाइन एंड विल सप्लाई बोथ पावर टू हाउसहोल्ड एंड ग्रीन हाइड्रोजन फॉर यूज इन शिपिंग, एविएशन, इंडस्ट्री एंड हेवी ट्रांसपोर्ट। ये इंक होगा 100 ऑफशोर विंड टर्बाइन से और यूज किया जाएगा सप्लाई करने के लिए बोथ पावर हाउसहोल्ड को, ग्रीन हाइड्रोजन को, जो कि यूज होगा शिपिंग, एविएशन, इंडस्ट्री, हेवी ट्रांसपोर्ट में। द आइलैंड विल प्रोड्यूस एंड स्टोर इनफ ग्रीन एनर्जी टू कवर द इलेक्ट्रिसिटी नीड ऑफ 3 मिलियन यूरोपियन हाउसहोल्ड। और ये जो आइलैंड है वो प्रोड्यूस करेगा, स्टोर करेगा इनफ ग्रीन एनर्जी को, जो कि कवर करेगा इलेक्ट्रिसिटी नीड को 3 मिलियन यूरोपियन हाउसहोल्ड के। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? द मूव कम एज द यूरोपियन यूनियन अनविल प्लान टू ट्रांसफॉर्म इट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम टू रिलाई मोस्टली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी विद इन अ डिकेड एंड इंक्रीज इट्स ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी 25 फोल्ड बाई 2050। ये जो मूव है वैसे समय आया जब यूरोपियन यूनियन ने एनविल किया था अपना प्लान को कि वो ट्रांसफॉर्म करेगा अपने इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को, जो कि रिलाई कर रहा है मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी पे, एक डिकेड के अंदर, और इंक्रीज करेगा अपना ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी को 25 फोल्ड तक 2050 के आने तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्नेक गिल। तो हम जानेंगे स्नेक गिल के बारे में। अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक गिल हैज बीन डिस्कवर फ्रॉम द पोर्ट ऑफ पारादीप इन ओडिशा एंड पेटुआ घाट हार्बर इन वेस्ट बंगाल। तो पूछा जा सकता है कि जो न्यू स्पीसीज है स्नेक गिल का उसको कहां से डिस्कवर किया गया है? तो पोर्ट ऑफ पारादीप इन ओडिशा और पेटुआ घाट हार्बर इन वेस्ट बंगाल से। द नेम प्रपोज फॉर द न्यू स्पीसीज इज इंडियन फ्रिंज लिप इल और क्रीमुरेनी इंडिका। जो नेम प्रपोज किया गया है न्यू स्पीसीज का इंडियन फ्रिंज लिप इल है, वह उसको हम क्रीमुरेना इंडिका नाम से भी बोलते हैं। द न्यू स्पीसीज बिलोंग टू दिस सेम clade as Crumnida kinesis and was separated from it morphologically and genetically। जो न्यू स्पीसीज है वो बिलोंग करता है सेम क्लेड से, क्रीमुरेना किनेसिस से, और उसको सेपरेट किया गया है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। Cremurena kinesis is a tropical marine eel that is known from China and Papua New Guinea in the Western Pacific Ocean। जो Cremurena kinesis है वो एक ट्रॉपिकल मैराइन ईल है जो कि जाना जाता है चाइना और पापुआ न्यू गिनिया पे, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पे। Cremurena genesis is represented in Indian water by Cremurena pleiferi or the fringed lip snake eel in the Godavari estuarine system। और जो Cremurena genesis है रिप्रेजेंट किया जाता है इंडियन वाटर पे क्रिमनेरा प्लेफेरिली, जो कि फ्रिंज लिप स्नेक ईल है, गोदावरी estuarine सिस्टम में पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोपवे एंड अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन टू बी अंडर मोर्थ पीआईबी। तो जो रोपवे है वो अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशन के लिए होगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। पीआईबी का न्यूज हम इसको देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे विल फ्रॉम नाउ ऑन ऑल्सो लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रोपवे एंड अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशन। तो जो रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशन है अब उसको कौन देखेंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे देखेंगे आपके बाद से। रोपवे है क्या? रोपवे इज ए फॉर्म ऑफ नेवल लिफ्टिंग डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लाइट स्टोर एंड इक्विपमेंट अक्रॉस रिवर और रेवाइंस। जो रोपवे है ये एक फॉर्म है नेवल लिफ्टिंग डिवाइस का जिसको कि यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइट स्टोर व इक्विपमेंट को अक्रॉस रिवर और रेवाइंस में। इट कंप्राइजेस अ डेक स्टे स्लंग बिटवीन टू शिप्स वन एट आइदर एंड फ्रॉम विच इट इज सस्पेंडेड अ ब्लॉक एंड टेकल दैट इज फ्री टू ट्रेवल अलोंग द रोप एंड होल्ड बैक एंड फोल्ड बाय इनहोल्स। ये कंप्राइज करता है एक जैक स्टे को जो कि स्लंग करते हैं दो सिर के बीच में दोनों आइदर एंड पे, जो कि सस्पेंडेड होता है एक ब्लॉक के मदद से और टैकल के, जो कि फ्री होता है ट्रेवल करने के लिए रोप के मदद से और वापस आता है इनहोल्स के मदद से। एन अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 हैज बीन नोटिफाइड टू इनेबल दिस स्टेप। और एक अमेंडमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 पे नोटिफाई करने के लिए इस स्टेप को। इम्पैक्ट क्या होगा इस मूव का? दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ बूस्ट टू द सेक्टर बाय सेटिंग अप अ रेगुलेटरी रिजाइम एंड फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू कम अप इन दिस सेक्टर। ये जो मूव है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बूस्ट देगा इस सेक्टर को, सेटअप करके रेगुलेटरी रिजाइम को, और फैसिलिटेट करेगा रिसर्च को न्यू टेक्नोलॉजी के फील्ड पे इस सेक्टर के। This means that the ministry will have responsibility for the development of ropeway and alternative mobility solution technology as well as construction, research and policy in this area। इसका मतलब है कि जो अब मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे डेवलप करने के लिए रोपवे को, अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी को, साथ साथ कंस्ट्रक्शन, रिसर्च और पॉलिसी के लिए इस एरिया पे। Formulation of the institutional, financial and regulatory framework for the technology will also fall under the ambit of this move।
और जो फॉर्मुलेशन होगा इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इस टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी इसी के एम्बिट में आएगा। एक्सपेक्टेड बेनिफिट इसका क्या होगा? इट हेल्प इन लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर रिमोट लोकेशन, ये मदद करेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी में रिमोट लोकेशन के। इट विल रिड्यूस कंजेशन ऑन मेन स्ट्रीम रोड, ये कम करेगा कंजेशन को मेन स्ट्रीम रोड पे। देयर इज अ चांस टू डेवलप वर्ल्ड क्लास रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर, चांस है कि डेवलप किया जा सकता है वर्ल्ड क्लास रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर को। सेटिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज एंड डेडिकेटेड रोपवे एंड अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन इंडस्ट्री, सेटअप किया जाएगा एक ऑर्गेनाइज डेडिकेटेड रोपवे को जो कि एक अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन इंडस्ट्री होगा। न्यू टेक्नोलॉजी लाइक सीपीटी, केबल प्रोपेलेंट ट्रांजिट कमिंग टू दिस सेक्टर, जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे कि सीपीटी, केबल प्रोपेलेंट ट्रांजिट, वो अब आएंगे इस सेक्टर पे। सेटिंग सेफ्टी नॉर्म फॉर अनरेगुलेटेड रोपवे, अब सेटअप किया जाएगा सेफ्टी नॉर्म अनरेगुलेटेड रोपवे के लिए। अलाउइंग फ्राइट एंड गुड एट रिमोट स्टेशन, अलाउ किया जाएगा फ्राइट और गुड्स को रिमोट स्टेशन के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट हेल्प इन रेगुलेटिंग टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर द टेक्नोलॉजी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये मदद करेगा रेगुलेट करने में टैरिफ स्ट्रक्चर को इस टेक्नोलॉजी के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.